अस्सलामुअलैकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफियत से हैं, अच्छी सेहत में हैं, अपने दिन का आगाज़ कर चुके हैं अच्छे तरीके से। और खुदा न खास्ता अगर कहीं पर आजमाइश है तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की मुश्किलात जो हैं उनको आसान करे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बहुत सारी हैपनिंग न्यूज़ जो है वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अमरीकी कांग्रेस में पेश होने वाले बिल पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। इसके साथ साथ रमीज़ राजा जब से क्रिकेट के राजा बने हैं पाकिस्तान में तो बहुत सारी तब्दीलियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब किसका इस्तीफा सामने आया है और उससे क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट में, टीम में क्या तब्दीली होगी और मजीद किस किस के इस्तीफे जो हैं वो सामने आने के इम्कानात हैं, इस पर प्रोग्राम में बात होगी। और सबसे बड़ी और अहम खबर कि बरतानिया की अदालत ने जनाब शहबाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे दी है। हुकूमत कुछ और कह रही है, ऑपोजिशन कुछ और कह रही है। मामला है क्या, हम भी जानेंगे और आपको भी आज के प्रोग्राम में बताएंगे। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जो आज की सबसे बड़ी और जो हैपनिंग खबर है। जनाब, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जनरल अयूब खान ने अपने वक्त में एक किताब लिखी थी जिसका उन्वान था, नाम था फ्रेंड्स नॉट मास्टर। और अगर आप इस किताब का मुताला करें, अब तो खैर किताब लिखे हुए बहुत सारी दहाइयाँ बीत चुकी हैं, तो हमें जो इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि अमरीका आखिर कब हमारा दोस्त साबित हुआ है। कभी वो दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा लेता है, कभी बहुत हमदर्द बन जाता है और कभी बिल्कुल ही आंखें फेर लेता है। अब जनाब जो अमरीकी सेनेट में एक बिल पेश किया है, इस बिल में कहा गया है, जिस बिल का मकसद है कि तालिबान और अफगानिस्तान में इनकी मदद करने वाले अफराद पर पाबंदियां लगाई जाएंगी। और इस खबर के आने के साथ ही जो असरात हैं वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर भी पड़े हैं, मंदी का रुझान पाया गया है। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि इस मुजवजा बिल में कहा गया है कि इस मंजूरी के 180 दिनों के बाद अमेरिका के सेक्रेटरी खारजा, सेक्रेटरी दिफा, नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर के मशवरे से कांग्रेस कमेटी के सामने एक और रिपोर्ट पेश की जाएगी जिनमें उन तमाम ममालिक की नाम और तफसीलात सामने आएंगी जो तालिबान और अफगानिस्तान की मदद कर रहे हैं। अब आपको पता है कि पाकिस्तान का जो वर्डिक्ट है वो बड़ा ओपन है अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत कायम हो रही है उससे मुतलिक। ताहम इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर तज्जिया लेंगे, बात करेंगे। जो हमारी गेस्ट मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जनाब तारुफ करवाती चलूँ सीनियर एनालिस्ट डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा। डॉक्टर साहिबा, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू न्यू पाकिस्तान, आपको खुश आमदेद कहते हैं। क्या इस बिल के आने के बाद से हमने समझे कि अमेरिका का एक मर्तबा फिर से पाकिस्तान से आंखें फेरने का वक्त आ चुका है? हकीकत में क्या ऐसा ही है? देखिए, आपने अयूब खान की किताब का हवाला दिया, उसके बाद भी कई किताबें आई हैं जिसमें ये है कि अ टॉर्चर्ड रिलेशनशिप या नो एग्जिट फ्रॉम द रिलेशनशिप। देखिए, ये इश्यूज जो हैं ये अप एंड डाउन है, जो है ये पाकिस्तान अमेरिका रिलेशनशिप में आए, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गए हैं अफगानिस्तान की वजह से और इस वजह से कि जो सिक्योरिटी मैट्रिक्स है खित्ते का, साउथ एशिया का, वो तब्दील हो रहा है। और वहाँ जो एक बड़ी तब्दीली आई है वो ये कि न्यू दिल्ली और वॉशिंगटन की कन्वर्जेंस जो है वो अब बहुत वाज़ेह हो गई है। और अफगानिस्तान में कुछ यूं हुआ है कि जाहिर है कि अमेरिका को तो शर्मिंदगी भी है, ह्यूमिलेशन भी है, डिफीट का सामना हुआ, लेकिन उसके साथ साथ जो इंडियन पेनिट्रेशन थी अफगानिस्तान में, जो इंडिया ने इतने अरसे में अपने लिए जगह बनाई थी, उसके लिए भी लोग इस लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मिट गई, वो इरेज हो गई। और जो आपने कांग्रेस का जिक्र किया, वहाँ ये जो अस्करी क़यादत थी अमेरिका की, उसको बहुत सख्त सवालों का सामना था। ठीक। और वो सारे सवालात इसी बात के हवाले से थे कि जी जहाँ आपने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च किए थे वहाँ पे वो हुकूमत भी और वो फौज भी कुल 11 दिन में कोलैप्स कर गई। और तालिबान बहुत बड़ी फोर्स नहीं थे, ये आपकी फोर्स इतनी कमजोर थी कि वो उनके आगे नहीं खड़ी हो पाई। देखिए, जो प्रेसिडेंट बुश थे वो तालिबान को रैग टैग मिलिशिया के नाम से पुकारते थे। फिर ट्रंप ने उन पे द लार्जेस्ट बॉम्ब इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड ड्रॉप किया। तो एक्सट्रीम यूज ऑफ फोर्स हुआ और भी जितनी चीजें हार्ड पावर की थी वो तमाम इस्तेमाल हुई।
बहरहाल सिचुएशन वही है कि 20 साल बाद हुमा साहिबा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी सिचुएशन क्या तब्दील होने जा रही है अगर 180 दिन के बाद जो रिपोर्ट सामने आती है और उन ममालिक का जिक्र सामने आता है, तो आप समझती हैं कि पाकिस्तान का नाम उस फहरिस्त में शामिल होगा? दूसरी अहम बात वो ये है कि वज़ीर आज़म खान साहब और जो हमारे जो वज़रा हैं वो मुसलसल अफ़गान जो हुकूमत इस वक्त बनी है उसके हक़ में जो है वो बात की जा रही है और उसको तस्लीम करने की बात की जा रही है, आलमी फोरम पर भी बात की जा रही है। तो क्या अगर खान साहब इस तरह के बयानात देते हैं तो क्या आलमी दुनिया इस बात को तस्लीम कर लेगी या फिर अब इन बयानात को रोक देने की ज़रूरत है? देखिए, पाकिस्तान का नाम तो मेरा ख्याल है कि आएगा उन ममालिक में जो तालिबान को सपोर्ट कर रहे हैं विदाउट देम हैविंग लेजिटिमेसी, क्योंकि ये बिल लाया इसलिए किया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि फिर इसमें कतर का भी नाम आना चाहिए और रशिया का भी नाम आना चाहिए और चाइना का भी नाम आना चाहिए और ईरान का भी नाम आना चाहिए, टर्की का भी नाम आना चाहिए। लेकिन आप इस बात का भी इदराक करें कि फिर दुनिया वाकई दो ब्लॉक्स में और कोल्ड वॉर की तरफ निकल जाएगी, क्योंकि अमेरिका को ये फैसला करना है कि क्या एक बार फिर वो वही गलती करना जा रहे हैं जो उन्होंने 20 साल पहले की थी। अब हुमा जी, क्या हमारा वर्डिक्ट अब चेंज होगा इस बिल के आने के बाद? क्या खान साहब को मजीद जरूरत है इस तरह के बयानात देने की? देखिए, बयान देने की बात नहीं है। आप ये बिल्कुल वही बात है जो हम 20 साल से कहते थे कि जी तालिबान का सियासी सोल्यूशन आना चाहिए, अफगानिस्तान में सियासी हल आना चाहिए, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फोर्स को अपनाया और फिर सियासी सोल्यूशन की तरफ आए। हम बिल्कुल नेबरहुड में बैठे हैं। अगर हम अफगानिस्तान में मदद नहीं करते और वहां पर इकोनॉमिक क्राइसिस भी अनफोल्ड होता है, मैं सिविल वॉर की बात नहीं कर रही, तो आपके पास इकोनॉमिक रेफ्यूजीज भी आएंगे जी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये तो सियासी तदब्बर की बात है और पाकिस्तान बोल नहीं रहा। पाकिस्तान इन सम वेज इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस हवाले से एजुकेट करने की कोशिश कर रहा है। हुमा जी, अगर पाकिस्तान का नाम इस फहरिस्त में आ जाता, जैसे कि आपने मेरे पहले सवाल के जवाब में बोला कि पाकिस्तान का नाम तो आएगा, तो क्या फिर एक प्रेशर गेम आपको लगता है कि बिल्ड की जा रही है? पाकिस्तान को कुर्बानी का बकरा क्या बनाया जाएगा और क्या तब्दीली आ सकती है इसके बाद पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात के हवाले से? दीदी, अगर आप पूरा आर्ग्यूमेंट नहीं सुनेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। जी। मुझे पता है आपकी प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है कि आप एक सवाल के ऊपर एक सवाल करें, लेकिन फिर बात मुकम्मल नहीं होती, थॉट प्रोसेस मुकम्मल नहीं होता। जी, आप फरमाइए, मुकम्मल कीजिए बात। मसाइल हो सकते हैं। ठीक। पाकिस्तान के लिए इस वक्त थोड़ा प्रेशर बढ़ सकता है क्योंकि इंडियन लॉबी भी बहुत फाल हुई है और पाकिस्तान को तदब्बर के साथ रिस्पॉन्ड करने की जरूरत है। जहां ऑलरेडी पाकिस्तान ने वो तदब्बर एक्सरसाइज किया है, जहां उसने लेजिटिमेसी नहीं दी है अफगानिस्तान में तालिबान को, उनको रिकग्नाइज नहीं किया है, सिर्फ उनके साथ इंगेज किया है और सपोर्ट किया है, जो पूरी दुनिया की स्टेटेड पॉलिसी थी इस बिल की पेशकश से पहले। इस वक्त अमेरिका को स्केपगोट चाहिए। इंडिया में भी एक समझी ह्यूमिलेशन का एलिमेंट है और इस वक्त उनको सबसे आसान तरीका ये नजर आता है कि पाकिस्तान को उसका जिम्मेदार ठहराया जाए। पाकिस्तान अगर बात नहीं करेगा तो आप मुझे बताइए कि ये जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है इसको काउंटर कैसे करेगा? हुमा जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, न्यू पाकिस्तान के लिए। और अब देखना ये है कि पाकिस्तान का जो वर्डिक्ट है, जो खान साहब का जो वर्डिक्ट है, वो इस बारे में तब्दील आया होता है या नहीं होता। जनाब, एक थोड़े से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो बरतानिया की जानिब से जो शहबाज शरीफ के हक में जो फैसला आया है, जिनको क्लीन चिट दे दी गई है, उस पर जो कन्फ्यूजन पैदा हो रही है, उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, बात करेंगे। छोटा सा वक्फा लेते हैं, साथ रहिएगा। की भी बात होगी और क्रिकेट की बात क्यों ना हो, चर्चा बहुत ज़्यादा है और आए दिन कोई ना कोई हैपनिंग हमें नज़र आ रही है पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान में। और जब से हम कहें कि रमीज़ राजा आए हैं, तब से तब्दीलियों का एक तूफ़ान जो है वो सिमटने को नहीं आ रहा। और अब जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम खान का इस्तीफ़ा भी मंजूर कर लिया है। मज़ीद कौन कौन सी तब्दीलियाँ आ सकती हैं ये हम जानेंगे। ये भी कहा जा रहा है कि रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नई इंतज़ामी टीम भी ला रहे हैं।
बहरहाल पूरे मामले के ऊपर तज्जिया लेंगे। हमारे साथ इस वक्त सीनियर क्रिकेट एनालिस्ट मौजूद हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। कुछ दिन कबल कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक, फिर बॉलिंग कोच वकार यूनिस साहब ने भी इस्तीफा दिया, अब वसीम खान साहब ने भी इस्तीफा दे दिया है। तो ये जो तब्दीलियां इतनी क्रिकेट बोर्ड में आ रही हैं, क्रिकेट में आ रही हैं, ये रमीज राजा साहब के आने के बाद ही रूनुमा हो रही हैं। नबिया, पाकिस्तान क्रिकेट में एक रिवायत रही है कि जब भी नया चेयरमैन आता है वो अपनी इंतजामी टीम लाता है। मिसबाहुल हक ने जब इस्तीफा दिया और वकार यूनुस ने जब रिजाइन किया, उन्होंने भी ये कहा कि हमें पता था कि रमीज राजा हमें नहीं रखेंगे, इसलिए हमने खुद ही इसमें आफियत जानी के रिजाइन कर जाएं। वसीम खान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का ओहदा जो है वो नंबर 2 होता है। मेरे ख्याल में शायद उन्होंने भी चेयरमैन के इरादे भांप लिए थे कि वो अपनी मर्जी का कोई शख्स लाना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी, हालांकि उनके कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने भी 4 महीने बाकी थे, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। बाबर हामिद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर कमर्शियल हैं, वो पिछले कोई 3-4 हफ्ते से छुट्टियों पर हैं। उनके बारे में भी बाज़गश्त है कि वो भी शायद अब छुट्टियों से वापस ना आए, तो मजीद भी तब्दीलियों का इम्कान है। मेरे ख्याल में रमीज राजा के लिए इस लिहाज से एक आइडियल सिचुएशन है। कौन नाम सामने, किन के नाम सामने आ रहे हैं वसीम खान की जगह? देखिए, वसीम खान का जो ओहदा है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जिसकी मंजूरी, इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। पहले इश्तहार देंगे, उसके बाद फिर एप्लीकेशंस को शॉर्टलिस्ट करने के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो मंजूरी देगा कि कौन साहब जो है वो पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनते हैं। लेकिन बहरहाल हाई प्रोफाइल ये पोस्ट है और उसके लिए पाकिस्तान को एक ऐसे शख्स की जरूरत है। जाहिर है इंटरनेशनल टीमें नहीं आ रही, अभी इंग्लैंड ने मना कर दिया, न्यूजीलैंड आकर चली गई, लिहाजा एक ऐसे कॉम्पिटेंट शख्स की रमीज राजा को अपनी टीम में जरूरत है जो पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट के रिवाइवल के लिए रोल प्ले करे। लेकिन एक लिहाज से रमीज राजा को एक ऐसी प्लेइंग फील्ड मिल रही है जिसमें लोग खुद ही जा रहे हैं, बजाय ये कि वो उनको निकालें। मैं उसी सवाल की जानिब बढ़ी थी कि जब वसीम खान साहब के ओहदे की मियाद सिर्फ फरवरी में खत्म हो रही है, तो फिर अब तो कुछ ही महीने बाकी थे, तो वक्त पूरा भी किया जा सकता था, मुद्दत से पहले ही इस्तीफा दे दिया गया। मेरे ख्याल में उनको अंदाजा हो गया था कि रमीज राजा उनको रखना नहीं चाहते, इसलिए कि पिछले साल जब पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई, उस वक्त आपको याद है इंग्लैंड में रोजाना 2,500 से 3,000 लोग कोरोना की वजह से मर रहे थे। लेकिन वसीम खान ने अपने जाती ताल्लुकात की वजह से पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड भेजा और जवाब में इंग्लैंड ने पिछले दिनों पाकिस्तान आने से मना कर दिया। फिर इसी तरह न्यूजीलैंड जब पाकिस्तान की टीम गई, वहां पाकिस्तान की टीम को 15 दिन के लिए होटल में बंद कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया कि आप कमरों से बाहर नहीं निकल सकते। लड़कों ने कहा कि दौरा खत्म कर दे। वसीम खान ने कहा कि मेरे क्रिकेट न्यूजीलैंड से पर्सनल ताल्लुकात है, मेरी वजह से ये दौरा मुमकिन हुआ है, क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम ने भी इस साल के एंड में पाकिस्तान आना है, इसलिए आप लोग दौरे को कंटिन्यू करें। वो उनकी जो बात थी वो भी गलत साबित हुई, न्यूजीलैंड की टीम आकर चली गई, उन्होंने भी दौरा मुकम्मल नहीं किया। मेरे ख्याल हालात ऐसे हो गए थे कि वसीम खान को समझ आ गई थी कि रमीज राजा शायद 4 महीने बाद उनको अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने खुद ही बेहतर समझा और इस्तीफा दे दिया। अच्छा सर, अगर हम उनके पूरे टेन्योर की बात करें तो किस तरह से आप उनकी सर्विसेज को देखते हैं? और बहुत सारे मामलात पर खासकर इख्तियारात की कमी के बायस वो काफ़ी नाखुश भी दिखाई देते रहे, मीडिया के साथ भी कुछ उनको शिकवे शिकायत रहे, और फेवरेटिज्म भी अक्सर कहा जाता रहा कि वो उस फेवरेट फहरिस्त में शामिल नहीं है। तो इस हवाले से आप उनका जो टेन्योर है उसके हवाले से अब आप क्या कहेंगे जो उन्होंने गुजारा? अच्छा नबिया, मिला जुला उनका तकरीबन 2.5-3 साल का दौर था, लेकिन बहुत ज्यादा पावरफुल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे जिनके पास सारी क्रिकेटिंग पावर्स थी। उन्होंने अपनी मर्जी से फैसले किए, अपनी मर्जी से लोगों को लाए और बड़े बड़े लोग जिस तरह सुभान अहमद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोई 32-33 साल से मुख्तलिफ ओहदों से जाते जाते वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन गए थे। सुभान अहमद को भी नौकरी से निकलवाने में अहम रोल प्ले किया वसीम खान ने। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हेड कोच थे मिकी आर्थर, उनको हटवाया। सरफराज अहमद को उन्होंने कप्तानी से हटाया, अपनी मर्जी से मिसबाहुल हक को लेकर आए, बाबर आजम को लेकर आए।
उनके पास पावर्स बहुत ज्यादा थी, इख्तियारात इतने ज्यादा थे कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े ओहदों पर अपनी मर्जी से मनपसंद लोगों की तकरीरियां की, मर्जी से मुख्तलिफ लोगों के साथ उन्होंने लड़ाइयां भी लड़ी, मीडिया के साथ उनके बहुत ज्यादा इख्तिलाफात थे, मीडिया की कैरेक्टर एसोसिएशन करते रहे और मीडिया को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देते रहे। वो कहते रहे कि ये अच्छे लोग हैं पाकिस्तान में मीडिया में, ये बुरे लोग हैं, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो पाकिस्तान क्रिकेट का एक जो रिवायती कल्चर है जिससे वो नावाकिफ थे, और शायद वही एक वजह थी जिसकी वजह से उनको जो पाकिस्तान में नाकामी हुई। एक प्रोफेशनल शख्स थे, उनको क्रिकेट की नॉलेज भी थी, मैनेजमेंट भी जानते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की बारीकियां और सियासत भी जानते थे, जिसकी वजह से उनको नाकामी हुई। अच्छा भट्टी साहब, अभी जो खबरें आ रही हैं सामने वो ये भी हैं कि वर्ल्ड T20 की जो सिलेक्ट शुदा टीम है वो भी तब्दील होने जा रही है। शोएब और फखर के अलावा भी आपको लगता है कि कुछ मजीद नाम भी सामने आ सकते हैं? जरा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अच्छा देखें, फखर जमान और शाहनवाज धानी दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके बारे में तो मैं आपको वसूख से कह सकता हूं कि वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान स्क्वाड में शामिल हो जाएंगे। अब शोएब मलिक का डबल मसला है। एक तो देखें, मोहम्मद हफीज को पिछले 48 घंटे पहले डेंगू की तशखीस हुई है। अगर मोहम्मद हफीज फुली फिट नहीं होते और शोएब मकसूद की परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं आती, कल रात उन्होंने मैच में 75 रन बनाए, तो अगर शोएब मकसूद की परफॉर्मेंस खराब रहती है और शोएब मलिक उसी सूरत में आते हैं कि मोहम्मद हफीज फुली फिट नहीं होते, लेकिन शाहनवाज धानी और फखर जमान जो हैं इनके बारे में इत्तलात हैं कि ये दोनों यकीनी तौर पर पाकिस्तान की 15 रुकनी टीम का हिस्सा बनेंगे। फिर सरफराज अहमद के बारे में भी बातचीत चल रही है, क्योंकि सरफराज अहमद भी जो इस वक्त नेशनल T20 इस्लामाबाद में चल रहा है उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। लेकिन देखें ना, ये भी एक नाकामी है कि दुनिया की टीमें इस वक्त T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रही है। 5 साल बाद ये टूर्नामेंट हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ यही डिबेट खत्म नहीं हो रही कि यही टीम खेलेगी या 15 रुकनी टीम में तब्दीली होगी। बोर्ड में अलग चेंजेस हो रही हैं, हमारे पास क्रिकेट टीम का हेड कोच ही नहीं है। वो शख्स जो पाकिस्तान टीम के जिसके पास चार्ज होता है, इस वक्त पाकिस्तान टीम का इंचार्ज ही कोई नहीं है। लिहाजा हमारी क्रिकेट जो है वो मुश्किल वक्त में है, लेकिन रमीज राजा केपेबल है। अभी जिस तरह उन्होंने इंटरनेशनली पाकिस्तान के केस को लड़ा है न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के जाने के बाद, तो मगरिब से भी पाकिस्तान के हक में आवाजें उठ रही हैं। आई होप कि क्रिकेट के मैदान में भी रमीज राजा के आने से पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। होपफुली सर, उम्मीद तो हम पूरी रखते हैं। अच्छा, आमिर और वहाब रियाज की वापसी के इम्कानात के हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, रमीज राजा के अगर आप YouTube चैनल्स पर पुराने इंटरव्यूज उठा के देखें, दो मामलात पर रमीज राजा बहुत हार्ड लाइन रखते हैं। एक तो वो जो स्पॉट फिक्सिंग में प्लेयर्स मुलविस रहे हैं, जो टेंटेड प्लेयर हैं, उनके बारे में उनकी सख्त राय है। तो मोहम्मद आमिर का केस वहां वीक हो जाता है। फिर मोहम्मद आमिर ने खुद ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली हुई है। पहले तो वो रिटायरमेंट वापस ले, पाकिस्तान आकर खेले। इसी तरह जो वहाब रियाज है, वहाब रियाज परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन वही एज फैक्टर है कि 36 साल से ज्यादा उनकी उम्र हो गई है। मेरे ख्याल में अब रमीज राजा का जो एक मैंने माइंडसेट समझा है, वो चाहते हैं कि यंग प्लेयर्स पाकिस्तान टीम में आए जो पाकिस्तान को अगले 8-10 साल सर्व करें। अच्छा सर, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने भी दौरा ना करने पर माजरत कर दी है और साथ ही साथ ये भी इंदिया दे दिया है कि अगले साल जरूर जो है वो दौरा पाकिस्तान किया जाएगा। डू यू थिंक इट इज इनफ जो शर्मिंदगी पाकिस्तान को उठानी पड़ी? न्यूजीलैंड की टीम यहाँ से आकर वापस चलेगी, इंग्लैंड ने माजरत कर ली, तो आप समझते हैं कि ये काफी है? डैमेज तो हो गया ना हमें? देखिए नबिया, जिसमें मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमने उस वक्त पिछले साल इंग्लैंड का दौरा किया जब कोरोना में वहां 2,500-3 हजार लोग मर रहे थे और लोग कह रहे थे कि पाकिस्तान अपनी टीम ना भेजे। हमने अपने लड़कों की जानों को खतरे में डाला, वहां भेजा। 300 मिलियन पाउंड का खसारा था इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड का। उसमें भी हमारे टूर की वजह से कमी आई, क्योंकि हमने 3 टेस्ट मैच खेले, T20 खेले, तो इंग्लैंड टीम का खसारा अच्छा खासा कम हुआ। लेकिन ये कहना काफी नहीं है कि अगले साल इंग्लैंड की टीम आएगी। न्यूजीलैंड की टीम आके चली गई, हम कुछ नहीं कर सके। अभी इंग्लैंड ने आना था 4 दिन के लिए, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी अश्योरेंस दिलवाई, इंग्लैंड ने मना कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल में इस महाज पे जहां ये टीमें वापस गई हैं, रमीज राजा ने पाकिस्तान का केस बहुत अच्छे अंदाज में लड़ा है। आप देखें कि मगरिब में हमारे लिए माजी में आवाजें नहीं उठती थी, आज इंग्लैंड के बड़े बड़े प्लेयर्स पाकिस्तान के हक में बोल रहे हैं, बड़े बड़े राइटर्स पाकिस्तान के लिए
लिख रहे हैं और ये पाकिस्तान की इखलाकी फतह है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसमें अच्छा रोल प्ले किया है कि फॉरेन ऑफिस ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो रहनुमाई की है क्रिकेट बोर्ड की, तो पाकिस्तान का केस खासा मजबूत है। लेकिन ये कहना कबल वक्त है कि अगले साल इंग्लैंड की टीम आएगी, गोरों के बारे में अभी से बताएगा। बिल्कुल भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और अपना तज्जिया आप पेश कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट में जो तब्दीलियां हो रही हैं उस हवाले से। जनाब, वक्त हुआ है प्रोग्राम में एक छोटे से वक्फे का, ब्रेक से वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम जनाब, नियो पाकिस्तान में एक मरतबा आपको फिर से खुशामदीद कहते हैं और एक अहम फैसले से मुतल्लिक आपको अपडेट करने जा रहे हैं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक ने बच्चों को जिस्मानी सज़ा देने की ममानत के बिल की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है और जनाब कल मंजूर होने वाला ये जो बिल है इसमें बच्चों को सज़ा देना जुर्म होगा और सज़ा देने वाले शख्स पर जुर्माना आयद होगा या किस किस्म की सज़ा आयद होगी, आया मुलाजमत से भी बर्खास्त किया जाएगा या नहीं, इस हवाले से डिटेल गुफ्तगू करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं उमर सिद्दीकी साहब, ही इज़ फोकल पर्सन ह्यूमन राइट्स पंजाब हुकूमत। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं। जो कि ये बिल जो अब पेश किया गया है, जो कि ये बहुत पहले पेश किया चला जाना चाहिए था, लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, तो इसकी अहमियत के हवाले से बताइएगा। देखें, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये देर आए दुरुस्त आए वाली बात, लेकिन ये बहुत ज़रूरी इक़दाम था जो कि पहले कर लेना चाहिए था। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत ने इसको काफ़ी अरसे से इम्प्लीमेंटेशन की तरफ हम लोग आ रहे थे कि इसको लेकर चलना है और इसको करना है। क्योंकि आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक केस बड़ा उठा था जिसमें एक मैट्रिक के स्टूडेंट को टीचर ने मार के कत्ल ही कर दिया था। तो उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा जो है ना चीज़ों को देखा जा रहा था कि इसको किस तरह से मैनेज किया जाएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ये इक़दाम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये टाइम पर इक़दाम कर लिया। अच्छा, ये भी बताइएगा हमें उमर साहब कि जो ये कानून है ये कहाँ कहाँ लागू हो सकेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, आपको पता है चाइल्ड लेबर भी बहुत आम है, वर्कशॉप्स में बहुत कम उम्र बच्चे भी काम कर रहे होते हैं, घरों में भी काम कर रहे होते हैं, तो इसका लागू कहाँ कहाँ होगा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस बिल के अंदर जो मेन चीज़ है वो है इंस्टीट्यूशंस को लेकर, जैसे स्कूल्स हो गए, आपके मदारस हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स, इन चीज़ों के ऊपर जो है ना ये इम्प्लीमेंटेशन अभी होने जा रही है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि ये जो चाइल्ड लेबर की चीज़ें आपने कही हैं, ये तो पहले ही ममानियत है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा इस तरह के केसेस में कि फ़ॉरेन पुलिस भी अपने वो आ जाती है, उसके अंदर गवर्नमेंट भी इसके अंदर अपने इक़दाम के ऊपर आ जाती है। तो इस बिल को अगर हम मद्देनज़र रखें तो मेन चीज़ है स्कूल्स, मदारस। अच्छा उमर साहब, जैसे कि आपने चाइल्ड लेबर की बात की, तो चाइल्ड लेबर से मुतल्लिक भी बिल सामने है और सारा कानून सामने है, लेकिन उसके अलावा जो है वो हम देखते हैं कि कम उम्र बच्चे जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, तशद्दुद भी होता है, तो इसको इम्प्लीमेंट करना क्या उतना आसान होगा? देखें, ये इम्प्लीमेंट करना वाकई इतना आसान नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जितना काम अब तक हो रहा है, पंजाब गवर्नमेंट भी जितना काम कर रही है, जितना काम इसके ऊपर सारा अहमद कर रही है, आपको आइडिया है इस चीज़ का, ये एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है अभी तक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी, और इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि हम इन चीज़ों को भी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर आएंगे। अच्छा, जो लोग इसकी बिल की वायलेंट करेंगे उसको करेंगे और इसके ख़िलाफ़ जाएंगे, क्या क्या सज़ाएँ तजवीज़ की गई हैं उन अशख़ास के ख़िलाफ़? देखिए नबीहा, ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का, अगर कान खींचने की बात है तो वो भी मना है आज से। जिस तरह से आप एक बात है ना कि अगर ये बिल पास हो जाता है इंशाल्लाह, और ये बिल पास हो जाएगा तो कान भी खींचना मना है। टीचर अब कान भी नहीं खींच सकेगा स्टूडेंट का, अगर वो भी खींचता है तो उसमें भी मुअत्तली या बर्खास्त किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का जो है ना टॉर्चर किया जाए या किस किस्म की चीज़ अगर की जाती है तो उसके ऊपर क्या सज़ा होगी। अच्छा, तालीमी इदारों में तो पहले भी जो है वो हमने एक सिलसिला देखा था कि मार नहीं प्यार, तो जैसा कि आपने जिक्र किया कि जो इदारे हैं वो इसके अंडर आते हैं, इसकी पूरी सिलसिले की मॉनिटरिंग का जो सिलसिला है वो किस तरीके से होगा, उसको कैसे फिर जो है वो मेक श्योर किया जाएगा उमर साहब? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि टीचर्स को जब अलाउड ही नहीं है, और इसकी हमने जो नो हाउ है इसका हमने बच्चों को भी जब इसका नो हाउ हो जाएगा कि अब अगर हमें कोई टीचर अगर हाथ भी लगाता है तो हमने इसकी कंप्लेंट ऊपर लेवल पे करनी है। अच्छा, ऊपर लेवल पे करने के बाद सिर्फ ये नहीं होगा। कंप्लेंट करने का क्या प्रोसीजर है उमर साहब?
देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वो हमारा जो कंप्लेंट सेंटर होगा, हम लोग पूरे कंप्लेंट लॉन्च सेंटर बनाएंगे जिसको वो कंप्लेंट अपनी लॉन्च करवा सकता है। प्लस दूसरी बात ये है कि अपने हेड मास्टर्स के ऊपर भी एक पूरा बोर्ड बैठा होगा जो इन चीज़ों को देखेगा, क्योंकि ये सेनेट की कायमा कमेटी ने आपको पता है कि जो तजावीज़ें ये पेश की हैं, तो इसको बहुत सीरियस नोट पे देखा जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें जो उमर साहब एक बात जो काबिल गौर है वो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कौमी असम्बली में चूँकि ये बिल अभी पेश होना है और हुकूमत और ऑपोजिशन चाहे इख्तलाफात हों, लेकिन ये बिल इवेंचुअली ऑब्वियसली जो है वो सारा मामला होगा। अच्छा, पाकिस्तान का जो सेक्शन 89 है वो इस बात की इजाज़त देता है कि जो वालिदैन हैं वो बच्चों की अच्छी तरबियत के लिए उनके साथ मार पीट कर सकते हैं, तो क्या ये भी ख़त्म होने जा रहा है? वालिदैन पर भी क्या किसी किस्म की पाबंदी आयद होगी? नहीं नबिया, इसके अंदर अगर आप गौर करें तो जो सेनेट की कायमा कमेटी ने जो तजावीज़ पेश की हैं उसमें वालिदैन का कहीं पे अमल दखल नहीं है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये स्कूल्स का और मदारिस के हवाले से पेश किया गया। सिर्फ स्कूल्स और मदारिस आएंगे, दीगर कौन से इदारे इसके अंदर आएंगे उमर साहब? देखें, अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हम दूसरी तरफ भी लेकर जाएंगे। जैसा कि अभी तक जो कानून जो हमारे मुल्क में इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं उसमें चाइल्ड लेबर की वैसे भी इजाज़त नहीं है, और अगर उनके ऊपर जिस तरह मारपीट हो रही है तो उसके ऊपर जेल है, आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। तो ये अब डिपेंड करता है कि जो मदारिस हैं या जो स्कूल्स हैं वहाँ पर टीचर या मुअल्लम किस तरह की एक्टिविटी में नामजद होगा। अगर अल्लाह ना करे कभी हो आइंदा, लेकिन अगर कभी होगा तो उसकी सज़ा उसके एक्टिविटी को देख कर दी जाएगी। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि एक्टिविटी को देख कर सज़ा दी जाएगी, तो खुदा ना खास्ता हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे वाक़यात होती हैं कि तशद्दुद करने के बायस बच्चों का इंतकाल भी हो जाता है। हिस्ट्री में हमने ऐसे वाक़यात देखे भी हैं। तो इस सूरत में ऐसे शख्स के ख़िलाफ़ उमर साहब क्या कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, इसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज होगा, जिस तरह का आपने 2019 में देख लिया था कि जब एक मैट्रिक के बच्चे को कत्ल ही कर दिया था मार मार के टीचर ने, और वो यंग साइड टीचर था, तो उसके ऊपर भी यही मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ऐसा ही किया जाएगा आगे भी। और उमर साहब, कोई अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाई जाएंगी इस हवाले से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जो इदारे हैं, जो मदारस हैं, जो स्कूल्स हैं, उन तक ये बात पहुँच सके, देही जगहों पर भी ये बात पहुँच सके? हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जाने को भी प्लान कर रहे हैं कि वहाँ पे जाकर, गांव देहातों में जाकर भी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएंगे विद द हेल्प ऑफ आवर गवर्नमेंट एंड NGOs। उमर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। यहाँ पर वक्त हुआ है एक छोटे से वक्फे का ब्रेक लेंगे जनाब, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक, और उसके बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। अब बीमारी के इलाज के लिए, तकलीफ़ के इलाज के लिए बहुत सारे तरीक़े हम इख्तियार करते हैं। कोई जो है वो हिकमत की जानिब जाता है, हिकमत को पसंद करता है, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई होम्योपैथिक इलाज करना चाहता है। तो आज के प्रोग्राम में क्योंकि काफ़ी अरसे से हमने इसको टॉपिक नहीं लिया, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना जिक्र करें जो होम्योपैथिक का तरीका इलाज है, और एक वक्त में ये बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता था, जिसको एक स्लो तरीक़ाकार या सुस्त तरीक़ाकार भी समझा जाता है या कहा जाता है। आज ज़रा इसके हवाले से बात करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, मैं उनका तारुफ आपके साथ करवाती चलूँ। डॉक्टर एहसान वारिस हैज़ जॉइंड अस। डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपका प्रोग्राम में। सबसे पहले तो होम्योपैथिक तरीका इलाज बुनियादी तौर पे सर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथी तरीका इलाज जिस तरह इट्स नियर टू हिकमत, ठीक है। 200 ईयर्स बैक जब इसको डॉक्टर हानिमन ने लेकर आए तो इन्होंने पोटेंटाइजेशन का वे आउट निकाला इसके ऊपर। होम्योपैथी लोग कॉन्सेप्ट ये रखते हैं कि सुस्त तरीकाकार है, लेट असर करता है, लेकिन अगर हम इसको जाके जजमेंट करते हैं इसकी तो पता चलता है कि जितनी भी मेडिसिन होम्योपैथी में यूज़ होती हैं या जितनी भी डिजीज़ के ऊपर हम इसको वर्कआउट करते हैं, वो ऑल डिजीज़ जो लाइक डायबिटिक पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का पेशेंट, हाइपरटेंशन का जो पेशेंट है, वहाँ पे दूसरे सिस्टम में भी ट्रीटमेंट लॉन्ग टर्म है, फॉर एवर है, सारी ज़िंदगी चलता है। बट जब पेशेंट आता है आपके पास, वो ये कॉन्सेप्ट लेकर आता है कि जैसे ही मैं डॉक्टर के पास जाऊँ, इन अ वाइल वो मुझे ठीक भी कर दे, मेरी डिजीज़ को क्योर भी कर दे, वहाँ ये पॉसिबल नहीं है। होम्योपैथी इसलिए सोच समझा जाता है कि बड़ा तरीकाकार लंबा और लेंथी है कि भाई सारी ज़िंदगी दवाई खाओ,
लेकिन ओनली क्रॉनिक डिजीज़। जहाँ पे क्रॉनिक डिजीज़ की बात आएगी वहाँ पे होम्योपैथी भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चलेगा, जैसा लाइक एलोपैथी सेक्टर में आप सारी लोग ज़िंदगी ज़्यादा एलोपैथी पसंद करते हैं। उसकी वजह यह है कि 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद वायरस ख़त्म हो जाता है, वायरल ख़त्म हो जाता है जो भी बीमारी होती है, तो इसलिए लोग ज़्यादा एलोपैथी को रुझान उनका उस जानिब ज़्यादा है। इसकी वजह यही है कि जो होम्योपैथिक है वो थोड़ा सा स्लो है, ज़रा टाइम टेकिंग है। इस जी नो, एलोपैथी में क्योंकि एंटीबायोटिक यूज़ हो रही हैं, हाई पोटेंसीज यूज़ होती हैं, तो फ़ौरन रिकवरी मिल जाती है। जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ नुकसान भी हो रहा है। मैं उसके ऊपर नुकसानात पे जाऊँगा तो वो ज़्यादा एक डिबेट दूसरी चली जाएगी, लेकिन जितनी भी एलोपैथी मेडिसिन हैं वो अगर फ़ौरन आपको रिकवर कर रही हैं, लाइक जिस तरह आप हम एंटीबायोटिक की बात करते हैं, तो उसके साथ कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट भी हमारी बॉडी में छोड़ के जा रही होती है। अच्छा, जितने भी अच्छे प्रैक्टिशनर जीपी हैं एलोपैथी में, वो खुद बता देते हैं समटाइम कि इसके बाद आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, तो आप साथ स्टमक की मेडिसिन शुरू कर दें, ठीक हो गया। वो साथ ऑल्टरनेट सिस्टम में जाके कोई ना कोई उनको मेडिसिन लिख के देते हैं, प्रिस्क्राइब करके देते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट में ये आएगा। होम्योपैथी जो है नो डाउट कि मैं ये कहूँ कि जी वो इन अ 1 डे इन अ 2 डेज़ में वो ठीक कर देती है, लेकिन होम्योपैथी में इमरजेंसीज डील भी होती हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और फौरी रिलीफ के लिए, लाइक पेन के लिए कोई पेशेंट आया आपके पास, ठीक है, आप उसे अपनी जो डोजेज हैं उसको अगर मैनेज करके देंगे, ठीक हो गया, तो उसकी वो पेन रिलीफ हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि होम्योपैथिक इलाज में भी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है? स्टीरॉइड का यूज़ जो है, इससे पहले कि मैं अपने इस सवाल पर आऊँ, ज़रा हम अपनी ऑडियंस की आसानी के लिए ज़रा बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग अनअवेयर हैं, तो जो प्रोग्राम देख रहे हैं कि स्टीरॉइड्स बेसिकली है क्या? बड़ी आसान वर्ड्स में अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूं कि आपकी ज़रूरत है बॉडी को 10 mg की, अच्छा, ठीक हो गया, और आप 1000 mg किसी को दे दें, ठीक हो गया। आसान वर्ड्स में मैंने, अच्छा, जैसा हमारे मिसाल मैंने दी है, जैसा हमारे स्पोर्ट्स के कुछ लोग स्टीरॉइड्स लेते हैं अपनी स्टेमिना को बिल्ड करने के लिए, स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन, यस, तो वो आप ये ना सोचें कि स्टीरॉइड, नुकसान भी बता दें फिर साथ। नुकसान देखें, किसी भी ऐसी आपकी बॉडी की कैपेसिटी है 5 kg उठा के चलने की, ठीक हो गया, आपको 500 kg आपके ऊपर डाल दिया जाए तो उसका कोई ना कोई बॉडी पे नुकसान आएगा। तो सेम लाइक आप जब स्टीरॉइड यूज़ करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट सम टाइम इमीडिएटली आपको नजर आते हैं और सम टाइम स्लोली प्रोसीजर लेकिन नजर आते हैं। अच्छा, अब होम्योपैथिक में स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल होता है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है? अच्छा, होम्योपैथी में स्टीरॉइड का अगर मैं ये कहूँ कि नहीं होता तो फिर शायद मैं अपनी उस पैथी के साथ ज्यादती करूँगा, ठीक है, लेकिन प्योर होम्योपैथी करने वाले लोग कभी भी स्टीरॉइड यूज़ नहीं करते। अच्छा, इसमें यूजुअली कदीम तरीका वो उसी पे चलते हैं, वो उसी पोटेंटाइजेशन के अमल पे चलते हैं, वो उसी मेडिसिन के ऊपर चलते हैं। बट वो जो मिक्सोपैथी करने वाले लोग हैं जो दरमियान में आए, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने बड़ा अच्छा वर्कआउट भी किया पिछले कुछ अरसे में, वो आप किसी भी गवर्नमेंट की बात कर लें, लास्ट 10 years में इसके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ कि वो लोग जो डॉक्टर्स नहीं थे, जो जिनके पास डिग्रीज नहीं थी, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, वो मिक्सोपैथी का यूज करते थे। और मिक्सोपैथी यानी कि दोनों, वो होम्योपैथी भी करते थे, वो हिकमत भी करते थे, वो एलोपैथी भी करते थे। डॉक्टर साहब, हिकमत में भी स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल किया जाता है? वो हिकमत में भी किया जाता है। वो आई थिंक अगर कोई हकीम साहब बैठे होते वो ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते थे मुझे, आप लोगों को, कि उसमें होम्योपैथी में और एलोपैथी में और हिकमत में जो स्टीरॉइड यूज़ होते हैं। देखें, स्टीरॉइड्स का वे आउट एक ही है। देखिए, जब हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं तो हमें तो उसके पूरा हमें मालूम होता है कि इसमें कौन-कौन इंग्रेडिएंट्स आपके पूरे मौजूद होते हैं, गूगल का दौरा हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन हिकमत में और होम्योपैथिक में हम ये नहीं कर सकते। नहीं, होम्योपैथी में भी आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं यस कि इसमें स्टीरॉइड मौजूद है, क्योंकि होम्योपैथी में आपको मेडिसिन का नाम आएगा आपके पास, जब आप उसको नाम को गूगल करेंगे उसकी सारी जो है वो हिस्ट्री आपके पास आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि होम्योपैथी में, फिर मैंने वही फर्स्ट वाली मेरी बात कि वो लोग जो उसके ऊपर लिख के कुछ नहीं दे रहे आपको, वो प्लेन एक चीज़ है जो आपके हाथ में पकड़ा दी जाती है, वो प्लेन कैप्सूल्स हैं जो आपके हाथ में पकड़ा, और उसमें क्या डला हुआ है शायद खुद होम्योपैथ को भी ना पता हो। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि ओवर द इयर्स होम्योपैथिक इलाज से लोगों का जो एतबार है वो ज़रा कम होता हुआ दिखाई हमें दी है? इसकी क्या रीज़न है? इसकी भैया आई थिंक कि इसकी जो मुझे मेन रीज़न नज़र आती है कि आपको सपोर्ट नहीं है, ठीक है। जैसा मैं इंडिया की एग्जांपल देता हूँ, वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, होम्योपैथी के हॉस्पिटल्स हैं, 300 बेड्स 200 बेड्स के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे। नेपाल में, श्रीलंका में
पाकिस्तान में जब तक वहाँ पर तो नेपाल में तो बहुत पसंद किया जाता है जी, इंडिया में बड़ा पसंद इंडिया किया में जाता है, पसंद बहुत पसंद किया जाता है। 48 कंट्रीज़ में वैलिड है होम्योपैथी, यानी कि पूरी दुनिया में सेकंड पैथी समझी जाती है होम्योपैथी, यानी कि एलोपैथी उसके बाद होम्योपैथी, और हिकमत तो एक चल ही रहा है ना अरसा दराज से ये सारा सिस्टम, तो सेकंड बड़ी पैथी समझी जाती है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वहीं आती है कि आपको जब तक सपोर्ट नहीं होगी सिस्टम की, पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, आपके ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जब तक वो सपोर्ट नहीं करेंगे आप इस पैथी को आगे नहीं लेके जा सकते। अच्छा सर, हम हमेशा सुनते हैं कि भाई होम्योपैथिक इलाज का क्या फ़ायदा, इसका तो ना कोई फ़ायदा है ना इसका कोई नुकसान है, ये बात हमेशा से हम सुन रहे हैं जी। अच्छा, उसकी रीज़न जो मैं, अच्छा ये वैसे फ़नी है बहुत, कि ना होम्योपैथी का फ़ायदा है ना नुकसान है, बस ऐसे गोलियां खा रहे हो बस, ठीक है। लेकिन होम्योपैथी, क्योंकि जैसा आपने पहले कहा कि स्लो क्यों समझा जाता है, वो स्लो कॉन्सेप्ट की वजह से इसका कहा जाता है कि ना फ़ायदा है ना नुकसान है। अदरवाइज़ आप देखें कि मल्टी डिजीज़ जो हैं वो होम्योपैथी क्योर करता है। हाँ, बड़ा मैं ये भी प्योरली आपको बता दूं कि कुछ डिजीज़ ऐसी हैं नबीहा जो क्योरेबल नहीं है होम्योपैथी में भी, ठीक है, हम मैनेज कर सकते हैं उसको इन अ गुड वे। मैनेज तो फिर दूसरी मेडिसिन में भी मैनेज ही होती है, मैनेज हो रही होती है, एलोपैथी में भी मैनेज हो रही होती है, लेकिन होम्योपैथी जो मैनेज कर रहा है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये आपको आ रहा होता है कि इसके साइड इफ़ेक्ट ना होने के नुकसान कोई वो नहीं हो रहा। अच्छा, पाकिस्तान में डॉक्टर साहब कितना काम हो रहा है इस पर, इस फील्ड में कुछ हो रहा है अभी या नहीं? होम्योपैथी में पाकिस्तान में कुछ अरसे से बहुत अच्छा काम शुरू हुआ। पिछली कुछ गवर्नमेंट्स में इसके ऊपर एक जिस तरह ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी, PIC बना, ठीक हो गया, उसने इस सिस्टम को थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश की, क्योंकि हमें किसी सिस्टम में लाया जा रहा है जिसकी वजह से समटाइम डॉक्टर्स बड़े परेशान हैं कि यार पता नहीं हम पे क्या जुल्म किया जा रहा है। भाई कोई जुल्म नहीं हो रहा, ठीक है। जितना हम नीट एंड क्लीन तरीके से हम अपने आप को एक्सप्लेन कर सकेंगे, उतना लोगों का ट्रस्ट हम पे बिल्ड होता जाएगा। अथॉरिटी ने लोगों को ये समझाना शुरू किया, डॉक्टर्स को समझाया आप अपना क्लिनिक नीट एंड क्लीन करें, मुझे नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, ठीक है। अथॉरिटी ने ये कहा कि आप अपने जो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं उसके ऊपर नाम लिखा होना चाहिए, मुझे नहीं उसमें कोई बुराई नज़र आती, कि बहुत अच्छी बात है, ताकि पेशेंट नोज़ कि वो क्या खा रहा है, उसके पास क्या जा रहा है। तो आस्ता आहिस्ता चीज़ों को गवर्नमेंट लेवल पे और इंडिविजुअली लेवल पे डॉक्टर्स इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, क्या कमोपेश हर बीमारी का जो है वो ट्रीटमेंट किया जाता है होम्योपैथिक में? जैसा कि आपने बोला कि शर्तिया इलाज तो किसी भी चीज़ का नहीं है, वो तो एलोपैथिक में भी नहीं है। तो होम्योपैथिक में क्या कमोपेश हर बीमारी को ट्रीट किया जाता है? ऑलमोस्ट तमाम डिजीज़ को ट्रीट करने की कोशिश की जाती है, जिसमें जैसा लाइक अक्सर हम सोचते हैं शुगर का शर्तिया इलाज। अच्छा, मैं हंसता हूँ, मुझे आके पेशेंट समटाइम पूछता है डॉक्टर साहब, अक्सर बैनर्स भी देखते हैं डॉक्टर साहब शर्तिया इलाज होता है, तो मैं मुस्कुरा के कहता हूँ हाँ यार, अगर होता है तो मुझे भी ले जाओ वहीं पे, मैं अपने पेशेंट भी रेफ़र कर दूंगा, और लाहौर से इस्लामाबाद तक लाइन लगी होगी उस बंदे के पास जो ये वाला ट्रीटमेंट कर लेता है। होम्योपैथी में जो शुगर है उसको मैनेज करने की मेडिसिन ज़रूर दी जा सकती हैं, हाइपरटेंशन को मैनेज करने की मेडिसिन दी जा सकती हैं, लेकिन क्योर करने की मेडिसिन नहीं है। तो वो जो ये वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे नहीं पता कि क्यों लोगों के पास ये जाता है और क्यों हम लोग ये वाला इसको एक्सप्लेन करते हैं, बोर्ड्स देखते हैं हम कि 15 दिन में ये हो जाएगा, 20 दिन में ये हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि 15-20 दिन में कुछ होता है होम्योपैथी सेक्टर में। ठीक है डॉक्टर साहब, हम बढ़ रहे हैं एक छोटे से वक्फे की जानिब, और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। एक छोटा सा वक्फा जनाब लेंगे, और उसके बाद अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। और जैसा कि ब्रेक से पहले आपसे वादा किया था कि आपकी जो कॉल्स हैं या जो आपके सवालात हैं वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जनाब, नंबर चल रहा है, फ़ोन उठाइए। डॉक्टर एहसन वारिस इज़ हेयर, तो आप उनसे कोई भी सवाल जनाब कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कॉल्स हमारी आना शुरू हों, बहुत सारे लोग जो है वो सेल्फ मेडिकेशन पर चले जाते हैं। एक बार फ्लू हुआ, बुखार हुआ, टेम्परेचर हुआ, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवा लिया या आपके पास आ गए, और उसके बाद खुद ही से उस मेडिसिन का नेक्स्ट टाइम खुदा न खास्ता अगर तकलीफ हुई तो वो इलाज करते रहते हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? भैया, मेरे तक आना या वहाँ पे जाना डॉक्टर के पास, ये तो आपने बड़ी लेटेस्ट एक मुझे बात बताई है। लोग तो मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं
उन्हीं से जाके मेडिसिन ले लेते हैं। वो डॉक्टर के पास भी जाना पसंद नहीं करते समटाइम, वो कहते हैं बस ठीक है। और फिर समटाइम ये भी होता है कि कुछ प्रिस्क्रिप्शंस जो किसी खानदान में एक बंदे को लिख के दिया होता है ना डॉक्टर ने, वो पूरे खानदान में, बाजी मैं ये वाली दवाई इस्तेमाल की थी, आपा मैंने ये दवाई इस्तेमाल की थी, खाला मैंने ये दवाई, आप भी यही कर लें। पूरे खानदान में वही प्रिस्क्रिप्शन घूम रहा होता है। हर बॉडी डिफरेंट है, हर बॉडी का वेट डिफरेंट है, ठीक हो गया, उसके अंदर की जो केमिकल और केमिस्ट्री है वो चेंज है, तो हर एक ही एक मेडिसिन नहीं हो सकती। लेकिन हमारे साइड इफेक्ट यहाँ से भी शुरू होते हैं। इसका क्या नुकसान हमें इवेंचुअली उठाना पड़ता है? डॉक्टर साहब मैं इस पर बात करूंगी, लेकिन कॉलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब ने कॉल किया फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है सलमान और क्या पूछेंगे? जी मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सलमान क्या सवाल है आपका? जी मेरा डॉक्टर साहब से ये सवाल है कि आजकल मेरी आंखें बहुत लाल रहती हैं और रातों को नींद नहीं आती, उलझन सी होती रहती है। मैंने रातों को नींद नहीं आ गई तो मोहब्बत का मामला तो नहीं है ना सलमान? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने 2-3 डॉक्टर्स को विजिट भी किया है, लेकिन कुछ बेहतर नहीं हो रहा। अगर डॉक्टर साहब कुछ एडवाइस कर सके मुझे इस हवाले से। अच्छा, दिन में कितने घंटे नींद पूरी करते हो? नींद आती ही नहीं है, यही तो कहना चाह रहा हूँ, अजीब सी उलझन रहती है। ठीक है, दिल के डॉक्टर को भी जरूर दिखाना बाहर है। सलमान टीवी देख कर डॉक्टर साहब से जानते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बड़ा ही कॉमन हो चुका है आजकल, नौजवानों को, बच्चों को, जवानों को नींद नहीं आती, क्या वजह है ये? मोबाइल। हाँ, ऑल द टाइम आप मोबाइल के ऊपर हैं। अच्छा, माइंड हाइपर एक्टिव है, आप कुछ भी देख रहे हैं मोबाइल के ऊपर, माइंड आपका चल रहा है कंटिन्यूसली। मोस्टली डिजीजेज जो स्टार्ट होती हैं वो माइंड के आपके हाइपर एक्टिव होने की वजह से। ठीक है, अब आप देखें कि हमारी जो न्यूज़ हैं, हमारी जो मूवीज़ हैं, हमारा जो सोशल जो भी चीज़ें हैं, हमारी एवरीथिंग, हमारी ऑफिस की असाइनमेंट्स हैं, एवरीथिंग हैज शिफ्टेड टू आवर फोन। वो हमारे फोन पर चला गया। और हमने कहीं पर कदम भी रखना है तो हमने पहले गूगल करके देखना है, कहीं पर भी जाना है तो हमने स्नैप्स उसकी करनी है। तो फ़ोन एक ऐसी चीज़ है जो हर वक्त आपके साथ है। हाँ, वो तो मेरा ख्याल है आखिरी टाइम पे भी साथ ही जाएगा। तो पहली टिप तो आप सलमान ये रख लें कि फ़ोन का इस्तेमाल ज़रा कम करें, उसके बाद देखें अगर आपको नींद आती है, अगर फिर भी नहीं आती तो फिर डॉक्टर साहब जी। अच्छा, नींद के लिए यूजुअली क्योंकि हमारी रूटीन इतनी डिस्टर्ब हो गई है, हम पहले आप देखेंगे 9-10 ओ क्लॉक 11 ओ क्लॉक सोने वाले लोग थे और सुबह फजर के वक्त उठ जाते थे। अभी हमारा सोना सुबह फजर के वक्त होता है, ठीक है, हम उठते हैं अराउंड 2 ओ क्लॉक 3 ओ क्लॉक 1 ओ क्लॉक, डिपेंड ऑन ड्यूटी, आपकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है। हमने यूरोप वाला स्टाइल अपना यूजुअली अपना लिया हुआ है यहाँ पे, वो भी एक कॉज बनती है आपके नर्वस सिस्टम को हाइपर एक्टिव। उन लोगों को कहती हूँ जो कहते हैं ना कि हमें रात को नींद नहीं आती है, तो मैं उनसे कहती हूँ कि एक दिन सुबह 7 बजे उठो और अगले दिन भी सुबह 7 बजे उठो। अगर रात को 9 बजे नींद ना आए तो फिर नाम बदल देना। सलमान, ये आप जो है ना वो जरूर ट्राई करें, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा तब्दील करने की कोशिश करें। अच्छा जी, मोहम्मद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं कॉलर। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद हुसैन, हाउ आर यू और क्या पूछेंगे? जी वालेकुम अस्सलाम हुसैन साहब, क्या पूछेंगे? टांगों में जो है ना दर्द बड़ी रहती है। अच्छा, कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप उनसे? टांगों में दर्द, रीजन आप डायबिटिक तो नहीं है? क्या उम्र है? उम्र कितनी है आपकी, एज कितनी है? 60 साल। 66 बता रहे हैं। शुगर का मसला है डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं आपसे? शुगर का नहीं है मसला, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर रहता है। ब्लड प्रेशर रहता है, ठीक है जी। अभी हम बात करते हैं डॉक्टर साहब से। मोहम्मद हुसैन, आप प्रोग्राम देखते रहिए। शुगर का मसला नहीं है लेकिन ब्लड प्रेशर वो कह रहे हैं कि उनको उसकी तकलीफ रहती है। नबी, क्योंकि यूजली हमारे पाकिस्तान में जैसे जैसे एज बढ़ रही होती है हम किसी मल्टीविटामिन की तरफ नहीं जाते। हमारा जो डाइट प्लान्स हैं, डाइट शेड्यूल्स हैं वो वैसे नहीं होते, क्योंकि हम अपना खाना पूरा करें या हम अपनी मेडिसिन पूरी करें। हमारे लिए इस मुल्क में ये एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हम उस तरीके से, डॉक्टर्स हमें फ्री अवेलेबल नहीं है, फ्री एडवाइसेस अवेलेबल नहीं है, फ्री मेडिसिन अवेलेबल नहीं है। तो यूरोप में हमें ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मिलता है कि जैसे ही कोई मसला आता है हम अपने जीपी को कंसल्ट करते हैं, वो आपको एक मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देता है। 40 ईयर्स की और है, 50 ईयर्स की और है, 60 ईयर्स की और है। पाकिस्तान में आप देखें कि अच्छा, ये सेगमेंट क्लोज करने से पहले मैं ज़रूर लाइफस्टाइल पर भी हम बात करना चाहेंगे और खाने के पैटर्न पर भी बात करना चाहेंगे वाकई। अच्छा जी, हलीमा ने हमें कॉल की है, लाहौर से की है, मुझे लगा शायद तुर्की से कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम हलीमा, हाउ आर यू? हेलो, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हलीमा, क्या पूछेंगी? जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है और बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है हमें इससे।
मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं एक मेडिसिन इस्तेमाल कर रही हूँ होम्योपैथिक डायनिल ना, तो इससे मेरी शुगर बिल्कुल कंट्रोल रहती है। आवाज बढ़ा दें जी हलीमा की सर, अगर आप आवाज बढ़ा देंगे तो मेरे डॉक्टर साहब को जो है हलीमा को सुनने में जरा आसानी होगी। जी हलीमा आप क्या बता रही थी? किस चीज? मैं एक मेडिसिन इस्तेमाल करती हूँ डायनिल, उससे मेरी शुगर रहती है कंट्रोल। तो मैं इससे ये पूछना चाहती हूँ इससे मैं कितना अर्सा तक इस्तेमाल कर सकती हूँ, इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है? हलीमा डायनिल आप यूज़ करती हैं, वो उसको आपको कंटिन्यूसली यूज़ करना पड़ेगा। देखिए मैंने स्टार्ट में प्रोग्राम के एक बात बताई थी कि कोई भी ऐसी मेडिसिन, कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जो क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है, उसके लिए आपको कंटिन्यूसली मेडिसिन यूज़ करनी पड़ेगी। और आई एम श्योर इंशाल्लाह इज़ अ प्योर होम्योपैथी मेडिसिन अगर है तो उसके साइड इफेक्ट आपको ऐसा कोई नहीं आएंगे, तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच हलीमा, आपने कॉल किया। अच्छा जो थोड़ा सा ये रवैया भी मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा ज़रा मैच्योर नहीं लगता कि मेडिसिन अगर किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उसको आपके पास सारी हिस्ट्री मौजूद है, और हम अक्सर मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे ग्रुप्स देखे हैं जहां पर लोग अपने बच्चों से मुतालिक टोटके पूछ रहे होते हैं, अपनी बीमारियों का इलाज पूछ रहे होते हैं, और अक्सर लोग वहां पे जाके कुछ भी प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो ये रवैया भी जरा थोड़ा सा मेरे ख्याल से गलत है। रविया मैंने आपको स्टार्ट में एक चीज़ बताई कि एक प्रिस्क्रिप्शन जो है जो मेडिकल स्टोर के पास आप लेके जाते हैं, आप कभी उसको जज करें कि आप जब उसके पास लेके जाते हैं वो कहता है ये मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, जो कस्टमर है वो उससे पूछता है इसकी जगह कौन सी यूज़ करना है, वो कहता है भाई आप ये वाली इस्तेमाल करो। उनको क्या इससे? उन्हें इससे कोई कंसर्न नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा जब आपने वो आपका प्रिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, अब जो उसने आपको मेडिसिन दी उसके ऊपर क्या साइड इफेक्ट आ रहे हैं, क्या चीज़ हो सकता है, वो ना डॉक्टर उसका जिम्मेदार है। ठीक हो गया। हाँ, कस्टमर को जो लेने वाला है, जो पेशेंट है, बिल्कुल बिल्कुल उससे इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए। और ये बड़ा एक कॉमन एटीट्यूड है जो हम यूजुअली लोगों में देखते हैं, और ऐसा किया। डॉक्टर एहसन बहुत शुक्रिया आप टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। जनाब यहाँ पर वक्त हुआ है एक वक्फे का, वक्फे से वापस आएंगे जब तो चलेंगे जनाब रूह अफ़ज़ा के किचन में और देखेंगे कि अनम शेख आज आपके लिए कौन सी रेसिपी लेकर आई हैं। स्टे विद अस।